ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय उच्च भूमि, जिसे सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। मेरा नाम इंजीनियर डी के राठी है। तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और ये विषय किससे संबंधित है। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर देखें भारत के अंदर, जरा मैं एक बार मैप बना दूं, तो अरावली पर्वत से शुरू होकर, यानी कि पश्चिम में जो अरावली पर्वत है वहां से शुरू होकर और फिर हमारे पूर्व में जो विंध्याचल के पूर्वी सिरे हैं वहां तक की जो हिस्सा है उसी को कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर है अरावली, ये अरावली है जो कि दिल्ली तक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से दिल्ली तक। और यहाँ पर है ये जिनको कहते हैं विंध्याचल, ठीक है, बिहार तक। तो इनके बीच के जो हिस्सा है इसी हिस्से को कहा जाता है ये वाला, यानी कि इस हिस्से को यहां से लेकर और यहां तक। तो इसके अंतर्गत हमारे क्या क्या हिस्से आ जाते हैं वह देखते हैं। यहां से हम शुरू करेंगे और ये कहलाता है मारवाड़ का पठार। मारवाड़ का पठार जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान में है। इसके फिर अरावली के दक्षिण पूर्व में ये कहलाता है मेवाड़ का पठार। और यदि हम अरावली के पूर्व में चलें, ये हिस्सा कहलाता है बुंदेलखंड। इसके और थोड़ा इधर की तरफ चलें तो ये हिस्सा कहलाता है बघेलखंड। इसके अलावा जब हम मेवाड़ के और थोड़ा सा इधर की तरफ चलेंगे, ये हिस्सा, तो इसे कहते हैं मालवा का पठार। और जब हम बघेलखंड के दक्षिण में चलेंगे, यहां पर ये हिस्सा, तब इसको कहते हैं दंड करणीय का पठार। तो हमारी जो केंद्रीय उच्च भूमि है उसके अंतर्गत जो हिस्से आएंगे वह ये ऊपर के ये हिस्से आएंगे, जिनको हम कहते हैं मारवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मेवाड़, मालवा का पठार, और हम साथ में दंडकर्णीय के पठार को भी पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं मारवाड़ के पठार से ही शुरू करते हैं। स्पष्ट हो गया होगा कि इस ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत किन किन हिस्सों को हमें पढ़ना है। तो मैं जरा इसको एक तरफ कर देता हूं ताकि समय आने पर हम इसको फिर बड़ा भी कर सकते हैं। फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले, तो करते हैं मारवाड़। तो मारवाड़ जो शब्द है इसके अंतर्गत ही यहाँ पर एक व्यापारिक समुदाय है जिसको मारवाड़ी कहते हैं। तो मारवाड़ी जो है वह मुख्यतः व्यापार करने वाला एक समुदाय है जो राजस्थान के इस प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। तो मारवाड़ की जो स्थिति है, सबसे पहले तो स्थिति को देखते हैं। मारवाड़ की जो स्थिति है वह क्या है? स्थिति है कि अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं, भारत के ये हिस्से की तरफ जाएं, तो यहां पर मिलता है राजस्थान का एक मरुस्थल, ये इस टाइप का है जिसे कहते हैं थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल जो है वह पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए जैसलमेर जिले के अंदर है भारत के, और इसको पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्थिति है मारवाड़ की, यह क्या है? तो यहां पर तो है थार मरुस्थल, और ये हिस्सा कौन सा है? ये है अरावली। तो इसके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, यानी कि जो ट्रांजिशनल एरिया है, उसी को हम कहते हैं मारवाड़।
तो मारवाड़ के बारे में पहला पॉइंट तो हो गया, यह पश्चिम में थार मरुस्थल, पश्चिम में थार मरुस्थल और पूर्व में अरावली के मध्य, अरावली श्रेणी के मध्य स्थित एक संक्रमण क्षेत्र है। संक्रमण मतलब है जहां बदलाव आ रहा हो, क्योंकि यह क्या होगा कि यहां पर जैसे जैसे पश्चिम की ओर हम चलेंगे वैसे वैसे हम पाएंगे कि वर्षा जो है वह घटती हुई चलेगी। तो थोड़ी मैदानी क्षेत्र से राजस्थान का बांगड़ और फिर चलेंगे मरुस्थल की ओर, तो इस रूप में जो है यह एक संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है ये हो गया, तो ये संक्रमण क्षेत्र किनके बीच में, थार मरुस्थल और अरावली श्रेणी के मध्य स्थित है। दूसरा जो हमारा पॉइंट आएगा इसके अंदर वह आएगी, यह एक पीडमोंट, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं PIEDMONT, पीडमोंट पठार है। पीडमोंट पठार क्या होता है, ये शब्द जो है पीडमोंट, ये इतावली भाषा से बना है जिसका मतलब है पठार के पैरों में। तो ऐसे पठार जो किसी पर्वत श्रेणी के पद पर यानी कि उसके पैरों पर स्थित हो, उसी को पीडमोंट पठार कहते हैं। तो यह पीडमोंट पठार है क्योंकि अरावली के पैरों में स्थित है। यह हो गया। अब इसका विस्तार कैसे कैसे है वह देख लेते हैं। तो इसका जो विस्तार है, विस्तार में कौन कौन से जिले आ जाते हैं राजस्थान के यहाँ पर, तो जरा राजस्थान के मैं कुछ जिलों का आपको यहाँ पर चित्र बनाकर समझा दूं। तो राजस्थान जो है ये इस तरीके से हमारा यह राज्य है। इसके अंतर्गत जो हिस्से हैं हमारे, मैं यहाँ पर बनाऊंगा। तो राजस्थान के यहाँ पर तो हो गया ये वाली, जिसको हमने कहा ये अरावली श्रेणी है, यह यहाँ से उत्तर तक जा रही है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर कौन कौन से हमारे जिले पड़ जाते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं इस वाले हिस्से को, कौन सा, ये पश्चिम का हिस्सा। तो यहाँ पे जो इसके अंतर्गत आएंगे पाली, यहाँ पर आएगा नागौर, यहाँ पर आएगा जोधपुर, यहाँ पर आ जाएगा बाड़मेर, तो ये जो क्षेत्र पड़ रहा है पाली, बाड़मेर, जोधपुर, और यहाँ पर एक और जिला पड़ जाता है जालौन, तो ये सारा क्षेत्र जो है, और यहाँ पर इसके पश्चिम में जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि इसके पश्चिम में इस हिस्से में यहाँ पर है थार मरुस्थल। तो हम वापस देख रहे हैं ये थार मरुस्थल है और ये जिले पड़ते हैं, और इसी के अंतर्गत ये 5 जो मैंने जिले नाम लिए हैं इनमें एक आध जिला और बीच में आ जाएगा, लेकिन मुख्यतः जो है वही यही जिले हैं जिनके बीच में ये स्थित है। एक बार आप जरा इससे भी देख लीजिए ताकि और स्पष्ट आपको समझ में आ जाए। थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर इनके बारे में, असल में इनको वैसे भी जानना जरूरी है क्योंकि कई चीजें जो हैं इनके उपनाम के साथ जुड़ी हुई हैं।
तो यहाँ विस्तार के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? इसके विस्तार के अंतर्गत हम आ जाएंगे जिसमें पाली, नागौर, जालौन, बाड़मेर और जोधपुर। यह हो गया हमारे इनकी विशेषता। और इन नगरों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो इनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये प्रमुख नगर, जिनका जिक्र मैं अभी करने वाला हूं। इसके बाद करते हैं कि इसके अंतर्गत जो भूगर्भिक विशेषताएं हैं, चट्टानें हैं, वह किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख चट्टानें हैं वह है जिन्हें कहते हैं ग्रेनाइट। तो प्रमुख चट्टानें, यहां पर चट्टानें, उसमें नाम आ जाएंगे ग्रेनाइट, यानी कि यह ज्वालामुखी चट्टान होगी। ग्रेनाइट, उसके अलावा नीस, इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये इस तरीके से लिखा जाता है, और क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो सिलिका का ही एक रूप कहलाता है। ये प्रमुख चट्टानें हैं जिनका जो हमें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा, इनके अलावा हमें संगमरमर, संगमरमर ये भी है, और इसके लिए जो प्रसिद्ध जगह है वह मकराना है, जिसको मार्बल सिटी भी कहते हैं भारत में। संगमरमर, इसके अलावा बलुआ पत्थर जो जोधपुर का प्रसिद्ध है, लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन ये है मुख्यतः यहाँ पर जो पाए जाते हैं। इसी के आधार पर जो है फिर हम करते हैं कि प्रमुख उद्योग इसी से जुड़ा हुआ है, तो वह देख लेते हैं। तो प्रमुख उद्योग के अंदर, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के सजावटी पत्थर मिलते हैं, तो उसमें हम नाम लिखते हैं एक शहर का मकराना। तो ये मकराना मार्बल जो है, संगमरमर, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और ये पड़ता है नागौर जिले में, जिसको हमने भी जिक्र किया। तो नागौर जिले के भीतर यह स्थान है, और मकराना का जो उपनाम है, इसका उपनाम है, उपनाम भारत की मार्बल सिटी या सफेद शहर, मार्बल सिटी। और इसका उपनाम की जो उदाहरण है कि क्यों इसको भारत के मार्बल सिटी कहते हैं, उसमें एक तो ताजमहल, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछ चुके हैं कि ताजमहल के निर्माण में, और कलकत्ता में एक सफेद संगमरमर की का भवन है जिसे कहते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। तो ताजमहल आगरा हो गया, और विक्टोरिया मेमोरियल, इनके निर्माण में, जो कि कोलकाता में है, इनके निर्माण में इसी का प्रयोग किया गया है। सब ठीक हो गया, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और जो जोधपुर है, जोधपुर ये लाल बलुआ पत्थर के खनन के लिए जाना जाता है। इसका लाल बलुआ पत्थर के खनन के लिए जाना जाता है। ये हो गया हमारा इसके प्रमुख जो उद्योग हैं। अब करते हैं कि यहाँ पर वनस्पति और कृषि वह किस प्रकार की है। तो जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया था कि जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे वर्षा जो है घटती हुई चलती है, और यही कारण है कि इन क्षेत्रों के अंदर हमें वनस्पति के रूप में बहुत कम वृक्ष मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जलवायु और वनस्पति, जलवायु वनस्पति। तो जलवायु किस प्रकार की है, तो यहाँ पर
अर्ध शुष्क, सेमी ड्राई, अर्ध शुष्क, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेमी ड्राई। यानी कि यहाँ पर जो वर्षा है वह काफी कम है। वर्षा जो है इस क्षेत्र के अंदर तो 25 सेंटीमीटर से लेकर और 50 सेंटीमीटर तक का ही ये वर्षा होती है, यानी कि वर्षा कम है। तो इसलिए वनस्पति के रूप में क्या है कि वृक्ष जो है प्रमुख वह कौन से हैं, तो जिनको जो कम पानी में पनप सकते हैं, जैसे खेजड़ी है जिसको कहा जाता है मरुस्थल का वरदान, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं बहुत गहराई में जाकर जो भूमिगत जल है उससे जल प्राप्त करके हरी भरी रहते हैं, अपनी पत्तियों को और डालियों को हरा भरा रखती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मरुस्थल का वरदान। तो खेजड़ी है या फिर बबूल है, नीम है, कीकर, यह पेड़ हैं जो मुख्यतः यहाँ पर पाए जाते हैं। तो खेजड़ी का जो है सांस्कृतिक महत्व है इस क्षेत्र के लिए। अगला हो गया हमारा, फिर है अगली पॉइंट करते हैं कि कृषि। तो देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जमीन जो है वह कैसी है, पथरीली, पथरीली और असमतल, जिसकी वजह से इसकी उपज जो है वह बहुत कम है। इसलिए अनउपजाऊ है, अनउपजाऊ है। हालांकि कुछ पैमाने पर यहाँ पर कृषि जरूर होती है। जो प्रमुख फसलें हैं इस क्षेत्र में, प्रमुख फसलें, उसमें कौन कौन से नाम आते हैं, उसके अंतर्गत आ जाते हैं जैसे गवार। ये जो गवार फसल है इसके मामले में राजस्थान जो है वह प्रथम स्थान रखता है, राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अलावा इस क्षेत्र में ऑफ कोर्स जो बाजरा, अब जो बाजरा है उसमें भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान। तो यह फसल इस क्षेत्र में है, यानी कि ऐसी फसलें जो कम पानी के अंदर भी बेहतर रूप से उत्पादित हो सकती है वह। इसके अलावा सरसों, सरसों में भी राजस्थान प्रथम स्थान, राजस्थान प्रथम स्थान है उत्पादन में, ठीक है। इसके अलावा कुछ पैमाने पर गेहूं भी, यह यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं। तो चूंकि यहाँ पर जमीन जो है असमतल है, इसीलिए इस क्षेत्र में पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, पशुपालन। यह एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है, प्रमुख आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो यह हो गया हमारा इस मारवाड़ क्षेत्र के बारे में। अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर आज मैं दो कराऊंगा आपको, एक राजस्थान का, एक और है उसे कहते हैं मेवाड़। तो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वह पड़ता है, ऐतिहासिक रूप से उसे वीर भूमि भी कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। तो यदि हम इसकी स्थिति की बात करें सबसे पहले, तो इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति है दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, तो ये हिस्सा हो गया राजस्थान का दक्षिण पूर्व, ये वाला। तो जो ये सबसे पहले ये दे रखा है, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, ये मेवाड़ लिखा हुआ है, तो ये दक्षिण हिस्सा है और ये पूर्व है, इसीलिए इसको दक्षिण पूर्व कहा। और विस्तार क्या क्या है, विस्तार तो हम कह सकते हैं इसका विस्तार किस किस के बीच में है, तो ये इधर की तरफ पड़ेगा
मालवा का पठार और इधर अरावली। मालवा के पठार को अरावली से अलग करती है, अरावली से पृथक करती है, पृथक करता है, पठार है तो करता है, इसीलिए ये होगी हमारी इसकी स्थिति। अब इसके अंतर्गत जो प्रमुख जिले हैं कौन कौन से हैं? प्रमुख जिले, ये क्योंकि मुख्यतः राजस्थान में है तो उन्हीं जिलों की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत राजसमंद, बंसवाड़ा, बंसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और एक आ जाएगा डूंगरपुर। यदि हम यहां देखें तो ये हिस्सा तो हमारा अब खत्म हो गया, इसको हम हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। अब है ये वाला क्षेत्र, थोड़ा इसको बड़ा करता हूं मैं। तो यहाँ पर जो है ये अरावली के इधर की तरफ जब हम आते हैं तो कौन कौन से ये क्षेत्र पड़ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएगा राजसमंद, राजसमंद, यहाँ पर पड़ जाएगा भिलवाड़ा, भिलवाड़ा, यहाँ पड़ जाएगा उदयपुर, यहाँ पर डूंगरपुर, और ये जो हिस्सा है ये पड़ गया चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ ये हिस्सा है, यानी कि अरावली के इस तरफ, अरावली के इस तरफ तो पढ़ा था हमने मारवाड़, अरावली के इधर की तरफ जब हम आएंगे तो ये कहलाता है मेवाड़ का क्षेत्र। तो प्रमुख हमारे जिले हो गए। अब करते हैं इसके अंतर्गत, तो यह भी अरावली के पैरों में स्थित है, तो पीडमोंट पठार की श्रेणी में ही यह भी आएगा। अब यहां देखते हैं कृषि, तो यहाँ कृषि के मामले में हम पाते हैं कि यहाँ पर जो फसलें हैं, तो प्रमुख फसलें जो हैं वह सब उस श्रेणी में आते हैं जो कम पानी के अंदर पनप पाती है, यानी कि जिन्हें सिंचाई के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा सोयाबीन, सोयाबीन के अलावा मूंगफली, कुछ मात्रा में गेहूं और सरसों। ठीक है, ये मुख्यतः इस क्षेत्र के अंदर बोए जाने वाली फसलें हैं। फिर आ जाते हैं इसके अंदर, यदि हम बात करें यहाँ पर वनस्पति कैसा होगा, तो जाहिर बात है वनस्पति के मामले में वनस्पति, यहाँ पर जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं जो पूरे राजस्थान के अंदर है वही इस क्षेत्र के अंदर भी है। तो वनस्पति के मामले में वही खेजड़ी और कुछ जो है यहाँ साल के वृक्ष भी मिलते हैं, इस मामले में ये क्षेत्र है। और यहाँ पर जो प्रमुख उद्योग है, प्रमुख उद्योग क्या है? तो प्रमुख उद्योग पर्यटन है। और यदि आप देखें तो उदयपुर को क्या कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर, झीलों का शहर। इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, पूर्व का वेनिस, जो कि इटली का शहर है। फिर इसके अलावा यहाँ पर कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला, और चित्तौड़गढ़ का किला, जिसके बारे में यह कहावत है राजस्थान में कि गढ़ों में गढ़ गढ़िया, हाँ, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़िया, यानी कि सब बाकी सभी मिट्टी के ढेर हैं। तो चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, और आप जानते हो कि
राजस्थान के 7 किलों को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। ये हो गया हमारा मेवाड़ के पठार के बारे में। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समय निकाल कर आपने वीडियो देखी और लेक्चर सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।